साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटिक्स मंच पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, राष्ट्रपति हम पढ़ रहे हैं और हमारा जो मुख्य टारगेट है, जिनका सिलेबस हम आगे बढ़ा रहे हैं, वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की भर्ती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो केवल सेकंड ग्रेड के लिए ही है। आप किसी भी भर्ती के लिए यूपीएससी मेंस को छोड़कर, आरएएस मेंस को छोड़कर, जहां लिखित परीक्षा होती है उनको छोड़कर, बाकी किसी भी तरह की ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आप विस्तार से हमारे यहाँ पे अध्ययन कर सकते हो। साथियों, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई है। रीट के बारे में भी आपके पास सूचना पहुंची गई होगी। सेकंड ग्रेड की वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है, लेकिन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के पद बहुत कम हैं, लेकिन ये बढ़ेंगे। अभी विभाग में प्रमोशन का काम चल रहा है। डीपीसी जैसे होगी तो नए पद भी क्रिएट होंगे, तो पूरी संभावना रहेगी कि पद बढ़ेंगे। फिर भी पद नहीं बढ़ते हैं तो भी आपको जो आपका टारगेट है उसमें लगा रहना चाहिए। चाहे आपका टारगेट सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, रीट है या कोई और टारगेट है, टारगेट से भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ सेकंड ग्रेड पढ़ा रहे हैं तो आप अपना टारगेट छोड़ के यहाँ सेकंड ग्रेड के लिए आ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना टारगेट फिक्स रखो, बदलने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी, चाहे 1 साल बाद आए। अगर इस दौरान आप ऐसी परिस्थिति में आप लगे रहते हो जब वैकेंसी नहीं आती है, तो बहुत अच्छी तैयारी आप कर रहे होते हो, क्योंकि आपके कंपटीशन में जो और लोग हैं वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो चुके होते हैं। इस तरह का धैर्य बहुत कम लोगों में होता है जो एक ही टारगेट को लेके चले। तो अपना एक टारगेट रखो, उसमें चलो। हम पढ़ते हैं आज राष्ट्रपति, हमारा चला हुआ है टॉपिक, और राष्ट्रपति में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको आप ये समझो कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास जो नाम मात्र की शक्ति है संविधान में, उस बात का जिक्र करेंगे। या ये कहेंगे कि हम ये प्रमाणित करेंगे कि प्रधानमंत्री वास्तविक मुखिया होता है या वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में होती है। राष्ट्रपति में वास्तविक शक्तियां नहीं होती है, वो केवल नाम मात्र का राज्य प्रमुख होता है। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, भारत का जो संविधान है उसका स्वरूप है वो संसदीय है। हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपना रखा है, और संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल कार्यकारी मुखिया ही होता है या नाम मात्र का मुखिया होता है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में या उसके मंत्रिमंडल में होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले उस मंत्रिमंडल की सहायता से करता है, जो उसको इस काम के लिए उसका नियुक्त किया गया है या हमारे संविधान में उसका वर्णन कर रखा है, उसकी सहायता और सलाह से करता है। देखो, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कार्यकारी शक्ति और वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है, अलग अलग नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद अमेरिका से नहीं लिया गया है, हमने इसको ब्रिटेन से लिया है। और भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट के समान है। ध्यान रखना साथियों, क्योंकि राष्ट्रपति का पद है केवल, लेकिन इसकी जो स्थिति है वो ब्रिटेन में जो सम्राट की स्थिति है, लगभग वही स्थिति हमारे राष्ट्रपति की है। और ब्रिटेन से ही हमने राष्ट्रपति का पद लिया है। तो अब अमेरिका की अगर हम बात करें, देखो थोड़ी थोड़ी तुलना करना जरूरी है, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए। हालांकि हमारा मुख्य टॉपिक वही रहेगा, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। लेकिन हम देखते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति कभी भी अपने मंत्रियों को पद से हटा सकता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति जब तक उनके मंत्रियों को या अपने मंत्रियों को नहीं हटा सकता जब तक संसद में उसका बहुमत है। वैसे हम ये भी पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति मंत्री को हटा सकता है, एक मंत्री को, दो मंत्री को, चार, ऐसे पूरे मंत्रिपरिषद को तो नहीं हटा सकता। जब तक बहुमत है तो वो रहेंगे। लेकिन हम ये भी पढ़ेंगे कि एक मंत्री को हटा सकता है, एक दो को, जैसे भी स्थिति बनती है।
लेकिन वो भी केवल नाम मात्र की शक्ति है, वास्तविक में तो उसको भी प्रधानमंत्री हटाता है। तो हम मुख्य रूप से 53, 74 और 75 जो अनुच्छेद हैं संविधान के, उन पर जो इस बात को साबित करते हैं, कार्यकारी मुखिया है या फिर ये कहें कि ये नाम मात्र के हैं, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 53 पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 53 का पहला खंड क्या कहता है? अनुच्छेद 53 हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन यहां पर रिकॉल करेंगे इसको हमने विस्तार से पढ़ा था, बहुत डिटेल में पढ़ा था, लेकिन फिर भी दोबारा देखो। 53 का पहला खंड ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी जो हमारे संघ माने केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राष्ट्रपति में। और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो यहां पर दो बातें आ गई कि वह या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इन सब को हमने वहां पर डिटेल में पढ़ लिया है, सिर्फ हम ये स्थिति की तुलना कर रहे हैं कि कहां कहां उसको ये शक्ति मिली है। तो संविधान के अनुसार भाई वो ये मानो स्वयं में तो बहुत कम परिस्थितियां ऐसी जहां वो स्वयं काम करेगा, बल्कि ये मान के चलो आप लगभग कुछ परिस्थितियों को छोड़ के, जिनको हमने विस्तार से बता दिया है कि जो उसकी विवेकाधीन शक्तियां हैं, उनके लिए अलग से हमने वीडियो भी बना दिया है, तो वहां पर वो पढ़ सकते हो। लेकिन ज्यादातर काम वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब मुख्य रूप से तो आप यही समझो कि मंत्रिपरिषद की हम बात कर रहे हैं, बाकी तो डिटेल में पहले पढ़ा चुके हैं। अब अनुच्छेद 74 को देखो। अनुच्छेद 74 का पहला खंड क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। यह हमारे अनुच्छेद 74 के पहले खंड में लिखा है। और यह भी लिखा है, परंतु वह मंत्रिमंडल को उनके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। देखो यहां पर दो बात आती है। सबसे पहली बात तो यह है कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा, और एक ही आती है पुनर्विचार के बाद उसको उस सलाह के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो पहले तो संविधान में यह भी नहीं लिखा हुआ था कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी के बीच विवाद भी रहा इस मामले को लेकर, अभी चर्चा करेंगे थोड़ा सा आगे। मैं सिर्फ ये आपको इस टॉपिक पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो ये शब्द लिखा है अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार काम करेगा। एक तो ये बात। दूसरी बात कि वह मंत्रिमंडल को उनके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, यहां पर ध्यान देना। और पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार फिर वो काम करेगा। तो यहां पर ध्यान मैं इसलिए आकर्षित कर रहा हूं आपका कि आपने ये भी पढ़ा होगा, अनुच्छेद 111 भी पढ़ा है हमने, अभी पढ़ा है, इससे पहले वही पढ़ा था। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जब संसद दोनों सदनों से किसी विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वैसे तो कई ऑप्शन है उसके पास, लेकिन हम तो पुनर्विचार की बात कर रहे हैं। तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और उसमें यह भी लिखा था कि पुनर्विचार के बाद अगर दोबारा से संसद ने चाहे वैसा ही विधेयक दोबारा पास कर दिया, चाहे उसमें बदलाव करके दोबारा पास करके, फिर जब वो ही विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। अब ये दोनों बात अलग अलग है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, मंत्रिमंडल की बात अलग है, संसद के विधेयक की बात अलग है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों के बारे में लिखा है, और अनुच्छेद 74 में के पहले खंड में
मंत्रिमंडल, या आप ये समझो मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल शब्द तो केवल 352 में ही लिखा हुआ है, बाकी हम व्यवहार में हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मंत्री परिषद कोई भी डिसीजन लेती है तो उसकी सूचना राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति फिर उसकी अनुमति देता है, तब वो काम होता है। ध्यान रखना साथियों, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक तरफ हमारी संसद है, हमारी व्यवस्थापिका है, एक तरफ हमारी कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका, देखो साधारणतः आप पढ़ते हो कि संसद कानून बनाती है और कार्यपालिका उसको लागू करती है, लेकिन कार्यपालिका केवल लागू नहीं करती, वास्तव में देखें तो पावरफुल संस्था ये है। हालांकि जब संसद पढ़ेंगे तो आपको लगेगा संसद पावरफुल है, कार्यपालिका पढ़ेंगे तो कार्यपालिका के बारे में लगेगा, लेकिन ओवरऑल देखें तो डिसीजन लेने वाले तो यही हैं। कार्यपालिका में कौन कौन है? वैसे सैद्धांतिक तौर पर देखें तो राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद हो गई, महान्यायवादी हो गए, ये हो गए। वास्तव में कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो डिसीजन यही ले रहे हैं, संसद में कौन सा विधेयक पास होना है, कौन सा पेश करना है, क्या करना है, सब कुछ निर्णय ये ले रहे हैं। वहां से तो सिर्फ ये मान लो कि मोहर लग के आ रही है, वो फाइनल काम हो रहा है, उस पर चर्चा हो गई, बहस हो गई, कमेटियों को सौंप दी वो रिपोर्ट कोई भी उस पर जांच करने के लिए, या मतदान हो गया, वहां तो वो काम हो रहा है। बाकी निर्णय लेने वाले सब कुछ ये हैं। तो निर्णय लेने में भी राष्ट्रपति की भूमिका है, केवल संसद में राष्ट्रपति की भूमिका नहीं है। ध्यान दो आप, संसद का भी अंग है राष्ट्रपति और कार्यपालिका का भी अंग है, दोनों में राष्ट्रपति की भूमिका है। तो राष्ट्रपति संसद का कोई विधेयक पास होके आता है तो भी उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और मंत्रिमंडल की कोई बात जब उसके सामने आती है तो उसको भी पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और कोई भी बात संसद में तो बाद में जाती है, पहले तो मंत्रिमंडल के पास आती है सारी बात, मंत्री परिषद निर्णय लेती तभी तो वहां जाता है मामला। तो दोनों मामलों में ये ध्यान रखना है हमें कि ये मामले अलग अलग है, इनको एक मत समझना। जो शुरुआत करते हैं तैयारी की वो इसको एक जैसा ही समझ लेते हैं, क्योंकि भाषा तो एक जैसी है, वही 44वें संविधान संशोधन से संबंधित है दोनों। तो यहां पर ध्यान रखना। अब हम चलते हैं, ये जो अनुच्छेद 74 के पहले खंड में जो हमने शुरुआत में देखा, पढ़ा अभी, कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो मूल संविधान में इतना ही लिखा था कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इस मुद्दे पर काफी बहसबाजी होती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खूब कहा करते थे कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि मैं इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य हूं। तो लेकिन फिर बात आई 42वें संशोधन में। 42वें और 44वें से आप अपने आप समझ सकते हो। एक बार सरकार समझ जाओ कि अगर हम जाने नेताओं के बारे में, अपने नेताओं के बारे में जानते हैं तो उनके निर्णय के बारे में भी हम जान सकते हैं। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 42वां संशोधन पेश किया गया था, फिर मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा 44वां संशोधन पास किया था। तो सीधी सी बात है, 42वें संशोधन में ऐसे बहुत सारे काम हुए जहां प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास ज्यादा ताकत आए, ऐसा प्रयास किया गया और वहां बैलेंस किया गया, या उन्होंने वादे किए थे कि ये तानाशाही है तो हम इसको खत्म करेंगे, तो कुछ चीजें वहां पर खत्म की गई, वो सब आगे पढ़ेंगे। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। जो हमने अभी शुरुआत में बताया, तो वो बात बाद में लिखी है 1976 में। पहले सिर्फ इतना लिखा था कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो उससे तो ये अर्थ भी निकाल सकते हैं कि राष्ट्रपति को काम करना है, जो भी करना है, सहायता सलाह लेना चाहे तो प्रधानमंत्री से ले ले, उसकी मंत्री परिषद से ले ले। लेकिन बाद में फिर इसको स्पष्ट किया गया और 42वें संशोधन में ये कहा कि
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। तो यहाँ ये स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की ही शक्तियां हैं। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ये प्रावधान किया कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह मंत्रिमंडल को जो सलाह है उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, और पुनर्विचार के बाद कोई सलाह वापस वही सलाह आती है कुछ भी है तो फिर उसको उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा। और देखो, राष्ट्रपति KR नारायणन कैबिनेट की सलाह को लौटाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। पुनर्विचार के लिए उन्होंने लौटाया था। कैबिनेट या हमारे मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी, कल्याण सिंह सरकार के विरुद्ध राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सलाह दी थी, लेकिन राष्ट्रपति के निर्णय के कारण कल्याण सिंह सरकार बच गई। राष्ट्रपति ने कहा इस पर पुनर्विचार करो, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अभी यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, और फिर वो कल्याण सिंह की सरकार बच गई, दोबारा से वो ही प्रस्ताव आया नहीं कि दोबारा से राष्ट्रपति शासन लगाने का। तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपनी भूमिका वो भी बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, और उनका पद भी इसी तरह का है, उनका पद भी ऐसे ही, कोई भी जल्दबाजी में कोई काम ना हो, असंवैधानिक कोई काम ना हो, तो ये बात है। और देखो, यदि हम मूल संविधान के प्रावधानों पर ही गौर करें तो ये स्पष्ट भी होता है कि संविधान की भाषा स्पष्ट रूप से ये नहीं कह रही थी कि उस समय की राष्ट्रपति नाम मात्र का ही शासक है, क्योंकि ये तो बाद में स्पष्ट हुआ है। क्योंकि देखो, अनुच्छेद 53 की शब्दावली में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करेगा या उसके लिए बाध्य है, वहां भी ऐसा कुछ नहीं लिखा। और 74 में तो ऐसा बिल्कुल संदेह था ही, क्योंकि उसमें भी ये बाद में लिखा 42वें संशोधन से। और 74 का जो दूसरा खंड है वो तो ये भी कहता है कि न्यायालय इस बात की जांच नहीं कर सकता कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी या नहीं दी, और दी तो फिर क्या सलाह दी। अब इससे क्या खतरा बढ़ जाता है? खतरा यह बढ़ता है कि राष्ट्रपति मनमानी करना चाहे तो न्यायालय भी उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकते कि उसने कोई कदम किन आधारों पर उठाया है, ऐसा डिसीजन किन आधार पर लिया है। तो उस समय थी संविधान में कुछ खामियां थी। और देखो, कोई भी संविधान हो, बदलाव तो समय के अनुसार उसमें होगा। तो बहुत बड़ा संविधान है और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था। धीरे धीरे कोई समस्या आई तो संविधान संशोधन के द्वारा उसमें सुधार किया गया है। और जब संविधान का प्रारूप तैयार हो रहा था तो उसमें एक अनुसूची भी जोड़ी गई थी जिसमें राष्ट्रपति को कुछ निर्देश दिए गए थे, और उसमें से एक निर्देश ये भी था कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। लेकिन बाद में विचार विमर्श हुआ उसमें, और वो अनुसूची उसी समय हटा दी। मतलब फाइनल संविधान में नहीं जोड़ी थी। जब संविधान बन रहा था तो ये एक अनुसूची जोड़ने का प्लान था, उसमें ये सब कुछ जोड़ लिया था। ऐसे ही लैंग्वेज लिख दी थी कि इसके अनुसार ही काम करेगा। क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों ने फिर सोचा बाद में कि अगर कभी मान लो ऐसी परिस्थिति आ जाए कि राष्ट्रपति को संविधान की रक्षा के लिए अपने विवेक से कार्य करना हो तो फिर समस्या आ जाएगी। तो फिर उन्होंने वो प्रावधान, वो अनुसूची हटा दी। नहीं तो पहले लिख दिया था उसमें कि सलाह के अनुसार ही काम करेगा, ही शब्द लिखा था वहां, तो फिर कंपलसरी था बिल्कुल। फिर तो वो अपनी मनमानी कर ही नहीं सकते थे। आज जो लैंग्वेज है उसमें कहीं ना कहीं ये भी लिखा है कि वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से काम करेगा, सलाह के अनुसार काम करेगा। कुछ फिर ऐसी परिस्थितियां बनती, अपने विवेक से काम कर सकता है। तो वो बात अब बदलती है, नई परिभाषा उसकी बनी है। और संविधान लागू होने के बाद इस संबंध में कुछ विवाद भी हुए हैं, क्योंकि कई मुद्दों पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचार नहीं मिलते थे। यहाँ तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट था, उसका एक समारोह हो रहा था, ये कोई नवंबर 1960 की बात है। उसमें भाषण दे रहे थे और उसमें कहा कि संविधान का कोई भी प्रावधान
स्पष्ट शब्दों में ये घोषित नहीं करता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करने के लिए ही काम करने के लिए बाध्य है। भाषण में राष्ट्रपति ने ये बात कही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इससे क्या साबित होता है? मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि सारे काम प्रधानमंत्री करे, राष्ट्रपति के पास भी पावर है, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं भी स्पष्ट नहीं हो रहा। और इस मामले में तो श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार जब आई, या ये मान के चले हम ये 1976 की बात करें, तो वो पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देना चाहती थी ताकि किसी भी स्थिति में संदेह का लाभ उठाकर राष्ट्रपति कोई संवैधानिक गतिरोध पैदा ना कर सके, कोई प्रधानमंत्री के काम में कोई रोड़ा ना अटका सके। इसलिए फिर 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से उनकी सरकार ने अनुच्छेद 74 के पहले खंड में संशोधन किया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। जो लैंग्वेज लिखी है वो हमने ऊपर बताई है। और इसके बाद फिर 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की सरकार ने अपनी घोषणाएं की, चुनाव में वादे किए कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो 42वां संशोधन जो हुआ है उसमें जो भी अनुचित प्रावधान है उनको हम हटाएंगे। और फिर बाद में उनकी सरकार भी बनी उसी समय 1977 में। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के बहुत से अधिनियमों को, बहुत से प्रावधानों को बदला भी है। 42वां 44वां बड़े संशोधन, 42वां अपने आप में लघु संविधान कहा जाता है, तो काफी बदलाव हुआ। अब देखो 42वें संशोधन की बहुत सी बातों को 44वें में बदला गया, सभी को नहीं बदला गया, काफी बातें उसमें बदली गई। लेकिन अनुच्छेद 74 का जो पहला पॉइंट था उसके ऊपर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि उनकी सरकार भी ये चाहती थी कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही काम करे। लेकिन उनको ये लगता था कि यदि मंत्री परिषद की राय गलत हो तो राष्ट्रपति को कम से कम इतना अधिकार तो जरूर होना चाहिए कि वो मंत्री परिषद को उस पर पुनर्विचार करने के लिए कह सके। इसलिए फिर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 74 के पहले खंड में एक परंतुक भी जोड़ दिया और कहा कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकेगा, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार राष्ट्रपति काम करने के लिए बाध्य है। ये उसमें लैंग्वेज जोड़ दी गई। तो ये तो अनुच्छेद 53 और 75 हो गया। बोर्ड पर लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, हम सीधा लिखवाएंगे। और अब अनुच्छेद 75 पर चर्चा कर लेते हैं, फिर पूरा एक बार लिखवा देंगे तो आप वहां से फिर अपने नोट्स बना लेना। अनुच्छेद 75 का पहला खंड ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो अब यहां पर भी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्णता साबित हो रही है, क्योंकि आप देखो यहां पर यह ध्यान रखना कि किसी व्यक्ति को मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, राष्ट्रपति केवल मंत्रियों को नियुक्त करता है। यानी ये मान के चलो कि जो भी डिसीजन प्रधानमंत्री ने ले लिए वो उन्हीं को मंत्री बनाएंगे। यानी ये कह सकते हैं कि सीधी एक लिस्ट मिलेगी, उसको राष्ट्रपति को उन्हीं को मंत्री बनाना है। हाँ, प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को भी अपनी मर्जी से नियुक्त नहीं करते हैं। तो ये तो 75(1) की बात हो गई। 75(2) कहता है, यानी अनुच्छेद 75 का दूसरा खंड ये कहता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपने पद धारण करेंगे। तो प्रसाद पर्यंत की बात को आप यहां पर ये समझ के चलो कि जब तक राष्ट्रपति खुश है तो तब तक ही मंत्री अपने पद पर रहेंगे। लेकिन वास्तव में ये प्रधानमंत्री के पास है, ये सारी प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं वास्तव में। लेकिन संविधान में हमें तो क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है और व्यवहार में भी समझना है, तो जब हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे राष्ट्रपति का चैप्टर पूरा होने के बाद, तब इन मुद्दों पर अनुच्छेद 75 पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 74 को भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझ रहे थे तो केवल इसमें इतना ही था। और ये अनुच्छेद 75 के बाद 3 है जो सामूहिक उत्तरदायित्व, ये सब प्रधानमंत्री में पढ़ेंगे।
तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, ये हमें याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि सारे काम तो राष्ट्रपति के नाम से ही हो रहे हैं, तो राष्ट्रपति ही कर रहा है, ये मान के चलो। व्यवहार में सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है। हमने काफी डिटेल में इसको पढ़ लिया है। इसको अब लिखना शुरू करो। हेडिंग डालो, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें लिखो, भारतीय संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय है। भारतीय संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय है, इसलिए राष्ट्रपति केवल कार्यकारी अर्थात नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल में होती है। नेक्स्ट, अर्थात राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह से करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समान है तथा ब्रिटेन से ही राष्ट्रपति का पद लिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति संविधान के अनुच्छेद 53, 74 और 75 से स्पष्ट होती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 53(1), इसमें लिखो, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 74(1), अनुच्छेद 74(1), इसमें लिखो, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा तथा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद के अनुसार या मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा तथा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु वह मंत्री परिषद को उनके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो देखो, इसमें थोड़ा सा आप ये जो पुनर्विचार वाली बात है इसके ब्रैकेट में लिख लो, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया है 1978। और ये जो, एक काम करो,
जो हमने लिखा ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा, इसको थोड़ा ब्रैकेट देके या इस लाइन को अंडरलाइन करके ये लिख लो कि ये प्रावधान 42वें संशोधन में हुआ है। ये प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के.आर. नारायणन कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजने वाले पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 75(1) अनुच्छेद 75(1) 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट, एक नोट डाल के लिख लो, किसी व्यक्ति को मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है, राष्ट्रपति केवल मंत्रियों को नियुक्त करता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 75(2) लास्ट लाइन लिखवा रहे हैं, अनुच्छेद 75(2) इसमें लिखो, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। बाकी अनुच्छेद 75 काफी बड़ा है, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो साथियों, चर्चा थोड़ी ज्यादा हुई है, लिखवाने का काम कम ही हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था। तो इसलिए इस टॉपिक पर अब चर्चा यहीं समाप्त करते हैं और अगले टॉपिक के साथ बहुत जल्द उपस्थित हो सकूंगा। और वैकेंसी अब चर्चा जोरों पर है, तो आपसे 2-4 बात फिर कहना चाहूँगा। बातें मेरी वही है कि आप समय बर्बाद मत करो, बहुत अच्छे से रिवीजन करो। पहले से आपने पढ़ रखा है तो अब कोशिश करो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रिवीजन, टेस्ट सीरीज रिवीजन। नया पढ़ो केवल उन्हीं को जो आपके कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, नहीं तो अब जो आपके पास मटेरियल है उनका रिवीजन करो। जो अभी शुरू कर रहे हैं वो अपना अच्छे तरीके से पढ़ो, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ नहीं होने वाला। जरूरी, अगर आपकी पहले से तैयारी ठीक ठाक है, या आपको एक ये कह सकते हैं कि सबका तरीका याद करने का अलग अलग होता है, या कुछ स्पेशल हो, आपको एक बार पढ़ते ही याद हो जाता है, जो कि बहुत कम ही संभावना होती है इसकी, तो बहुत रेयर ही ऐसा पॉसिबल होता है। हालांकि ऐसी स्टेज पे पहुंचा जा सकता है बहुत अच्छी तैयारी के बाद, तो वो एक अलग चीज है। तो फिर आप एक थोड़े से कम समय में भी अपना ले सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। बाकी तो मैं ये कहूँगा कि आप लगे रहो, एक टारगेट बनाओ। कोई भी जो मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ या जो भी मेरी गाइडेंस है, वो ये मान के चलो जो बहुत क्रीम बच्चे हैं ना, उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। क्रीम का मतलब जो टॉपर्स हैं बहुत हैं, तो वो तो लगभग बच्चे वैसे छटनी हो चुके होते हैं। लगभग यहाँ पर हमारे पास आते हैं इस स्टेज की जो तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत टॉपर्स हैं, लगभग कोई यूपीएससी में चला गया, कोई नीट में चला गया, कोई आईआईटी में चले गए या कहीं और चले गए। तो उस लेवल के बाद के बच्चे हमारे पास आते हैं। वैसे इस चीज को भी बहुत कम ही मानता हूं कि बच्चों में अंतर होता है, लेकिन जिनका बैकग्राउंड बहुत शानदार रहा है, जो पहली क्लास से अच्छे से पढ़ते आए हैं, फिर उनको साधारण बच्चा देखो बराबरी करना उनका बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो केवल अपने डेडिकेशन से ही वहां तक पहुंच सकता है। तो मेरी जो रणनीति है वो जीरो वाले बच्चों के लिए है, जो बिल्कुल जीरो है, जो कुछ भी नहीं है आज, जो ये भी नहीं सोच सकते कि मैं नौकरी लग जाऊंगा, मैं ये कंपटीशन फाइट कर सकता हूं, जो सपने में भी नहीं सोचता है। मेरी जो रणनीति है वो लगभग वहां सटीक बैठती है एकदम। आप
लगे रहो, एक टारगेट से दूसरा टारगेट मत बदलो। सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर है तो आप देख लो, नहीं तो लगे रहो। और ये टॉपिक यहीं तक था, जल्द अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।